नमस्कार दोस्तों। हम धमकियों के साए में बातचीत को कबूल नहीं करते। हमने युद्ध भूमि में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ का यह नया बयान अमेरिका के उस राष्ट्रपति के मुंह पर तमाचे की तरह है जो बेचैन, बावला और बेताब होकर ईरान के इस्लामाबाद पहुंचने का इंतजार कर रहा है। ट्रंप के निर्देश पर जब अमेरिकी डेलीगेशन ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है, तब ईरान का यह बयान इस बात का सबूत है कि अगर मीटिंग हुई भी, अगर ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान गया भी, तो भी ये डील अमेरिकी शर्तों पर तो नहीं होगी। ट्रंप की धमकियों की धज्जियां उड़ाकर ईरान बातचीत के टेबल तक पहुंचने से पहले अपनी कुछ मांगे मनवाना चाहता है, अपने हिसाब से कुछ बेहतर ऑफर चाहता है। ईरान की तरफ से यह जवाब तब आया है जब कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक बार फिर बेहतर डील देने का ऑफर कर चुके हैं। बराक ओबामा से भी बेहतर डील देने का ऑफर कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा है, हम ईरान के साथ जो डील कर रहे हैं वह JCPOA से कहीं बेहतर होगी, जिसे आमतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। ट्रंप के बिहाफ में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ईरान को मनाने, फुसलाने और इस्लामाबाद तक बुलाने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। अमेरिकी विमानों का बेड़ा पाकिस्तान पहुंच चुका है। सारी तैयारियां हो चुकी है। सीज फायर खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ईरान कह रहा है, अभी तो हमने डील वाली इस मीटिंग में जाने का फैसला ही नहीं किया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप से बात की है, उनसे सीज फायर की मियाद 2 हफ्ते और बढ़ाने की गुजारिश की है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की है, उन्हें समझाया है कि आप अमेरिकी नाकेबंदी हटा लीजिए। इस नाकेबंदी की वजह से ईरानी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि न तो हम नाकेबंदी हटाएंगे और न हम सीज फायर को एक्सटेंड करेंगे। ट्रंप की टैक्टिस थी कि ईरान को डरा धमकाकर किसी तरह से इस्लामाबाद तक खींच लाओ, लेकिन यह टैक्टिस न काम आनी थी, न काम आई। मोहम्मद गालिबाफ ने आज तड़के अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ट्रंप नाकेबंदी थोपकर और युद्ध विराम करके अपने ही इमेजिनेशन में इस बातचीत की मेज को सरेंडर की मेज में बदलना चाहते हैं या फिर दोबारा युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकियों के साए में बातचीत कबूल नहीं करेंगे। बहुत पावरफुल लाइनें हैं। मैं चाहता हूं उन्होंने जो लिखा वो सुनिए। उन्होंने लिखा, वी डू नॉट एक्सेप्ट निगोशिएशंस अंडर द शैडो ऑफ थ्रेट्स एंड इन द पास्ट 2 वीक्स वी हैव प्रिपेयर्ड टू रिवील न्यू कार्ड्स ऑन द बैटलफील्ड। गालिबाफ वही शख्स है जो अमेरिका के साथ मीटिंग में पिछली बार भी इस्लामाबाद गए थे। 71 सदस्यों के डेलीगेशन में गालिबाफ चीफ निगोशिएटर। कुछ इसी तरह की बात कल रात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने की है। पेजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका के प्रति ईरान में गहरा अविश्वास है। अमेरिका ईरान का सरेंडर चाहता है, लेकिन ईरानी लोग किसी फोर्स यानी किसी ताकत के सामने नहीं झुकते हैं। राष्ट्रपति से पहले ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ऐसा ही बयान आया था। ईरानी लीडर्स एक सुर में बोल रहे हैं कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है। हम अमेरिका को किसी भी सूरत में अपना संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। हम धोखेबाज अमेरिका के दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक तरफ मीटिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है, दूसरी तरफ रूस और चीन सीधे तौर पर अमेरिकी रवैये के खिलाफ अपना स्टैंड जाहिर कर चुका है। पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि अब क्या करेगा अमेरिका, क्या करेगा ईरान। अगर ईरान पाकिस्तान पहुंच भी गया तो किन शर्तों पर होगी डील। जिस तरह से ईरान ने बेहद सख्त तेवर अख्तियार किए हैं, उससे साफ संकेत है कि अमेरिका के धौंस में आकर ईरान कोई डील नहीं करने वाला है। तो आगे क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है बॉबी नकवी। बॉबी नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम दर्शक भी बॉबी नकवी साहब को लगातार ईरान वार के दौरान सुन रहे हैं। वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, लंबे अरसे तक गल्फ न्यूज के एडिटर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बॉबी नकवी साहब। जी नमस्कार अजीत जी। तो जो खबरें आ रही है, उन खबरों के हिसाब से JD वैंस समेत पूरा प्रतिनिधिमंडल आधा पहुंच चुका है, आधा पहुंचने वाला है अमेरिका। कहा जा रहा है 6 से 7 जहाज, ग्लोब मास्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियों और सिक्योरिटी अपरेटस के साथ सब कल और परसों ही पहुंच चुका है। ईरान की तरफ से अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कल कहा गया कि हमने अभी फैसला नहीं किया। आज तड़के गालिबाफ का जो ट्वीट आया है, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि धमकियों के साए में हम बात नहीं करेंगे, और ये ट्वीट ट्रंप के उस बयान के जवाब में आया है जब ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को बेहतर डील दे रहे हैं। बल्कि ट्रंप ने कहा, उनकी भाषा अगर देखेंगे नकवी साहब तो सामने स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा हम ईरान के साथ जो डील कर रहे हैं वो JCPOA से बेहतर होगी, जिसे ओबामा ने किया था। और वो सीधे सीधे कर, हम जो डील कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में, मतलब ये मान रहे हैं कि वो डील कर रहे हैं और ईरान डील कर रहा है।
लेकिन हमारे सामने सवाल है कि क्या करेगा ईरान और क्या होने वाला है। जी अजीत जी, फिर से नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार और सलाम। देखिए, ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो एक ईरान के के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक झूठों के गिरोह से डील कर रहा है, और इस गिरोह का जो सरगना है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। मैं साहब बार बार इसलिए कहता हूं कि वो मेरी आदत है। मुझे मालूम है कि आपके दर्शकों को पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है। नीचे कई बार कुछ दर्शकों ने लिखा है कि ये बॉबी नकवी साहब को बोलिए साहब साहब क्यों कहते हैं ट्रंप साहब को। हाँ चलिए, लेकिन गंभीर मसला है, मैं हूं इसलिए वो साहब। इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट तो तो है ही। असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो झूठों के गिरोह के सरगना हैं। उनकी बात पे विश्वास उनका मीडिया नहीं करता, उनके लोग नहीं करते, और आई एम श्योर कि उनके जो खुद के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो नहीं करते। मतलब क्या, किस बात पे विश्वास किया जाए। कल उन्होंने कहा न्यूयॉर्क पोस्ट के इंटरव्यू में कि जेडी वांस ऑन रूट हैं, मतलब निकल चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। वो बात झूठ साबित हुई। इससे पहले दर्जनों बार जितने उन्होंने क्लेम्स किए हैं, जितनी बातें कही हैं, वो सब एक एक करके झूठ साबित हुई। मुझे याद है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बार अपना एक इन्वेस्टिगेशन किया था, जब ये पहली बार ये जब प्रेसिडेंट बने थे, और बाकायदा अपने फ्रंट पेज पे लगाया था कि इन्होंने 30,000 झूठ बोले 4 साल में। याद है मुझे, हाँ आपको याद होगा। तो बिल्कुल, ये हमने उस पर कई बार वीडियो किया था उस पर। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो झूठ का पुलिंदा है असल में। दूसरी चीज ये कि जो उनकी डिप्लोमेसी है वो बड़ी अनकन्वेंशनल है, मतलब रिलायबल नहीं है। मतलब वो जिस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, वो नेगोशिएशन आप ये देखिए कि ज्यादातर क्या होता है, बड़े डिस्क्रीट होते हैं। खास तौर पे से ऐसे सेंसिटिव मामले में नेगोशिएशंस बहुत डिस्क्रीटली किए जाते हैं। बैरक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 साल लगाए जेसीपीओए डील करने में, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो नेगोशिएशन फॉक्स न्यूज के थ्रू करते हैं, वो ट्रुथ सोशल के थ्रू करते हैं, और अपनी धमकियों के थ्रू करते हैं। तो ईरानियंस को समझ में नहीं आता कि भाई ये आदमी कहना क्या चाहता है। तो ईरानियंस ने जो स्टैंड लिया है आज कि हम बातचीत पे तभी तैयार होंगे जब एक फ्रेमवर्क होगा सामने, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होगा जिसमें सब्सटेंशियल इश्यूज पे अग्रीमेंट होगा, तभी हम निगोशिएशंस में शामिल होंगे। देखिए, ईरान को भी ये बात मालूम है कि एक दिन में 24 घंटे में 48 घंटे में कोई डील नहीं होनी है। इसमें हफ्तों का निगोशिएशंस होगा, क्योंकि बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं। चाहे वो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो, चाहे इनका जो एनरिच्ड यूरेनियम हो का उसका स्टॉक पाइल हो, ये बड़े सब टेक्निकल मामले हैं। और अब तो नया मामला जुड़ गया है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल। तो ये बड़े पेचीदा मामले हैं। इसमें ईरान मेथोडिकली अपनी पोजीशन सामने रखता है। उसमें जाहिर बात है कुछ रिटोरिक भी होता है, क्योंकि वो रिटोरिक जो होता है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़बोलेपन का जवाब होता है, जो सही है, वो अप्रोच सही है। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी बात मेथोडिकली और कैटेगोरिकली वो दुनिया के सामने रखता है। तो ये जो वहां से ईरान से जो मैसेजिंग है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के झूठ का जवाब है। और वो झूठ का जवाब भी देना जरूरी है, वरना वो झूठ इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच बन जाता है। मीडिया अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि व्हाइट हाउस से बोला हुआ झूठ वॉशिंगटन पोस्ट या सीएनएन की हेडलाइन बन जाता है। ईरान को काउंटर करते करते टाइम लगता है। तो यही आज हो रहा है। पिछले 48 घंटों से 72 घंटों से यही चल रहा है। अब उम्मीद यह है कि आज किसी वक्त जेडी वान साहब हो सकता है पहुंचे, लेकिन ईरान ने आज की हकीकत अभी इस मोमेंट की ईरान ने यह साफ नहीं किया है कि वो बातचीत में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। जी, लेकिन एक बात ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका धोखेबाज है,
अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, पहले भी उसने धोखे दिए हैं। और उसके बाद जो गलीबाफ, जो एक तरह से चीफ नेगोशिएटर बनकर पिछली बार गए थे, जो उनका ट्वीट है जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमने युद्ध भूमि में नए पत्ते खोलने की तैयारी भी कर ली है। तो ईरान ने अपना एक स्टैंड तो क्लियर रखा है कि आप बंदूक की नोक पर, धमकियों के दम पर बम से उड़ा देंगे, ये कहकर जो ट्रंप ने अभी फिर कहा, मैं देख रहा हूं फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने फिर इसी तरह की कोई धमकी दी। जब पूछा गया कि अगर ईरान डील नहीं करेगा तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा देन लॉट्स ऑफ बॉम्ब्स स्टार्ट गोइंग ऑफ। मतलब मैं देख रहा हूं मोहल्ले का जैसे नहीं होता सरगना, दादा, माफिया, मर्डरर, किलर, वो किसी के घर पे पहुंच जाओ, कहे हमें ये जमीन लिख कर दे दो या ये जमीन की रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो तुम्हारी कनपट्टी में गोली मारेंगे, वहीं खड़े होकर कर रहा है। तो इस तरह की भाषा अभी भी ट्रंप बोल रहे हैं। तो ईरान ने दुनिया के सामने ये तो मैसेज दे दिया कि अमेरिका के सामने हम किसी भी तरह से सरेंडर तो दूर, झुकना भी नहीं चाहते। यहां तक है अब बात आ गई कि जो कल कहा गया कि हमने फैसला नहीं किया है, कैटेगोरिकली कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, हमने फैसला नहीं किया। अब सीज फायर कल खत्म हो रही है नकवी साहब। ट्रंप पहले बोल चुके हैं कि हम सीज फायर की मियाद नहीं बढ़ाएंगे। यह अलग बात है कि शहबाज शरीफ की देर रात जो अल अरबिया न्यूज है उसके हवाले से हमें पता चली कि शहबाज शरीफ ने बात की है ट्रंप से कि 2 हफ्ते और बढ़ाया जाए। तो अब यह पेचीदगी जो है अगले 24 घंटे में या 36 घंटे में तय होनी होगी। देखिए, सीज फायर की मियाद तो इनको बढ़ानी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन टेबल पे नहीं है। किसी के पास अब इस कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखने की एपेटाइट नहीं है। ये ट्रम्प साहब खुद भी, उनको ये भी मालूम है, वो बोले चाहे जो भी, लेकिन वो उनको सीज फायर की मियाद बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो 14 दिन के लिए बढ़ाएं, चाहे वो 30 दिन के लिए बढ़ाएं। दूसरा इसमें क्या होना है कि आज से कल के बीच में एक फ्रेमवर्क का क्या नाम है, बातचीत जो होगी उसका एक फ्रेमवर्क तय होना है। जाहिर बात है कि नेगोशिएशंस एक तो जो टीवी कैमरे के सामने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे होते हैं, लेकिन बैक चैनल में भी नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं। तो उसका मुझे लगता है कि उसका नतीजा ये होगा कि एक कल तक एक फ्रेमवर्क सामने पेश किया जाएगा। वही फ्रेमवर्क बातचीत का जो है वो ढांचा बनेगा, उसी पे बातचीत चालू होगी। ये कल इसमें डील नहीं होनी, परसों डील नहीं होनी। कल सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कल तक, कि अगर जेडी वांस वहां पहुंचते हैं, तो अगर ईरानियन डेलीगेशन वहां पहुंच जाए तो फिर उस पर कल एक ढांचे फ्रेमवर्क पे बातचीत शुरू हो सकती है। और दूसरा काम ये हो सकता है कि सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाए। बट वो भी अभी तय नहीं है, लेकिन वो भी तय नहीं है क्योंकि जो ईरानियन का स्टैंड लग रहा है, चाहे प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियन का हो, चाहे गलीबाफ का हो, वो स्टैंड कुछ इस तरह का है कि वो ईरान से टेक ऑफ ही तभी करेंगे जब उनको फ्रेमवर्क पक्के तौर पर मिल जाए। ईरान के लोगों को ऐसी खबरें आ रही कि उनको अंदेशा है कि यहां फिर इसी तरह की बात होगी, खींचतान और इसी तरह की डील की, यूरेनियम हमें सौंप दो और हमें वहां खुदाई करने दो, फोड़ दो, और नतांज में, इस्फान में, और उस पर बात टूटेगी। फिर जेडी वांस वैसे ही पोस्टिंग करके निकल जाएंगे और उसके बाद अमेरिका बॉम्बिंग कर सकता है, दुनिया के सामने कहेगा देखो तो हमने दूसरी बार उनकी बातचीत की टेबल पर बुलाया। ये ईरानियन की मुख्य चिंता है जो हमें ईरान के हवाले से जानकारियां मिल रही। देखिए, ईरान ने पिछले 2-3 दिनों में बात एक अच्छी ये हुई है कि ईरान ने अपनी रेड लाइंस को ऑल बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। जो क्लैरिटी पहले नहीं थी, लेकिन वो क्लैरिटी पिछले 2-3 दिन में हमें मिल गई है। पहली कि इनडेफिनेट कहना चाहिए कि इनडेफिनेट बैन ऑन न्यूक्लियर इनरिचमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मतलब ये कि हमेशा के लिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद कर दे ईरान, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। यानी इस बात के लिए वो तैयार है कि एक टाइम पीरियड आप फिक्स करिए। 5 साल से उन्होंने खुद शुरुआत की थी, हो सकता है 10 साल और 5 साल के बीच का एक पीरियड उसके लिए तैयार हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने साफ कर दी है कि जो 441 किलोग्राम का न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम दबा हुआ है फोर्दो में, उसको ईरान की जमीन से नहीं हटाया जाएगा, उसकी टेरिटरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। ये दूसरी रेड लाइन है। तीसरी रेड लाइन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, कि उसका वो लेवरेज बरकरार रखेंगे।
उसके साथ साथ फिर ये तीन जब मेन जो हैं इश्यूज हैं, उसके साथ साथ जुड़े हुए दूसरे हैं कि अगर इन तीनों पे कोई सेटलमेंट होना है, तो जैसे अगर न्यूक्लियर इनरिचमेंट के लिए हम तैयार होते हैं एक पीरियड के लिए, तो हमें फिर आपको कुछ हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। वो क्या है? वो अपनी डिमांड रख चुके हैं कि $20 बिलियन के एसेट्स अनफ्रीज करिए, ठीक है। उसी से जुड़े हुए और दूसरे इश्यूज हैं। तो ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है ईरानियन रेड लाइंस की, वो बहुत जरूरी थी, वो सामने आ चुकी है। वो मल्टीपल सोर्सेस से, मल्टीपल मैसेजिंग से आ चुकी है, और अमेरिकन को ये अब क्लियर आइडिया हो चुका है कि ये दायरा जो है फ्रेमवर्क का, यही दायरा है, हमें इसी पे बात करनी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो एक हेडलाइन ग्रैबिंग डील चाहिए, उनको लगता है कि कोई हेडलाइन बन जाए, ऐसी डील हो जाए, तो उसका भी एक जो स्कोप है वो इसी तीन इश्यूज से निकलेगा। जी। अब एक चीज चाहता हूं स्क्रीन पर कि ट्रंप ने जो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने डील ऑफर की है, अब ये इन्होंने कहा कि हम जो डील दे रहे हैं, कर रहे हैं, दरअसल वो जेसीपीओए से कहीं बेहतर होगी जो ओबामा ने डील दी थी। और उस डील को ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश की सिक्योरिटी से जुड़ी सबसे खराब डील्स थी, वो परमाणु हथियार तक पहुंचने का एक रास्ता था, हमारी बनाई गई डील में न तो ये होगा और नहीं हो सकता है। स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके बयान। इसको कैसे समझते हैं भाई? जेसीपीओए डील जब हुई थी तो सही आपने कहा 2 साल उस डील पर मंथन चिंतन हुई, कई देश उसमें शामिल थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, सब जेनेवा में हुआ, उसका एक ब्रॉड फ्रेमवर्क था। अब ये कह रहे हैं कि हम उससे बेहतर दे रहे हैं। अब उस डील में जेसीपीओ की जो डील थी उसमें जो सहमति बन गई थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट 3.67% से ज्यादा नहीं करेंगे, जो यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक 300 किलोग्राम से नीचे होगा, जो अभी 442 किलोग्राम कहा जा रहा है, सेंट्रीफ्यूज की संख्या कम की जाएगी, ऐसे कई और उसमें प्रपोजल्स थे। नतांज और फोर्डो साइट को रिसर्च में बदला गया, रिसर्च सेंटर में। अब ये उससे बेहतर डील क्या कर रहे हैं, इसको कैसे समझे? अगर आपसे हम समझना चाहें तो क्या हो सकती है बेहतर डील? वही तो बात है कि जी कहते हैं कि जेसीपीओए से बेहतर डील होगी। एक ग्लोबल कंसेंसस है कि जेसीपीओए गिवन द सर्कमस्टेंसेस ये बेस्ट डील थी। सब ईरान, इस देखिए, कोई भी सोवरेन कंट्री जो एनपीटी की सिग्नेटरी है, एनपीटी का मेंबर है, वो अपने जो सोवरेन राइट्स हैं, इससे बेहतर कोई, इससे ज्यादा कंसेशंस नहीं दे सकती कोई भी कंट्री। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे यहाँ जो तीन बड़े न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें इंडिया है, और अनडिक्लेयर्ड जो न्यूक्लियर पावर इजराइल है, ये तीनों एनपीटी की सिग्नेटरी नहीं है। ये तीनों कंट्रीज एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है। आईएईए का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ईरान एक वाहिद कंट्री है जो एनपीटी का सिग्नेटरी है, और उसने बाकायदा 2015 में लिमिट कर दी थी जो आपने बताई, 3.67% एनरिचमेंट। इसके अलावा और उन्होंने अपने जो है कंसेशंस ऑफर किए थे। फोर्दो को जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी कन्वर्ट करने का आश्वासन दिया था, और उसमें 15 साल के लिए 3.6% का उसमें वो आश्वासन दिया था। और फुल और आईए को स्नैप इंस्पेक्शन, अचानक इंस्पेक्शन का एक तरह से राइट दिया था, मतलब किसी भी समय आप 24/7 कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। अरे अजीत जी, ईरान एक वाहिद कंट्री है जो डेली बेसिस पे ईरान के कब्जे में जो यूरेनियम होता था वो ग्राम्स में डेली बेसिस पे उसका वजन होता था, डेली। भाई इतनी ट्रांसपेरेंसी तो कोई कंट्री नहीं ऑफर कर सकती कि डेली एक आपके यहाँ रेड पड़ रही है और वो मिलीग्राम्स में यूरेनियम को तौला जा रहा है। आईएईए ऑन रिकॉर्ड अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि हम डेली बेसिस पे एक एक ग्राम यूरेनियम का वजन करते थे। तो अब इससे बेहतर जेसीपीओ की क्या, इससे बेहतर क्या डील हो सकती है? ये या तो अल्लाह जानता है या डोनाल्ड ट्रंप साहब जानते हैं, समझे आप? तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, वही मैंने कहा ना कि वो झूठ ज्यादा बोलते हैं और उसमें फैक्ट्स कम रहते हैं। तो जेसीपीओ से अच्छी कोई डील हो नहीं सकती। ये जो डील, ये देखिए अल्टीमेटली होगा यही कि वही डील इस
कोई अगर डील डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानियंस में होती है तो JCPO विल बिकम द बेंचमार्क। उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, लेकिन बेंचमार्क वही होगा, टेम्पलेट वही लेकिन बनेगा। लेकिन 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 JCPOA से, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसे कहा जाता है, उससे तो ट्रंप बाहर निकले और उस डील को गरियाते रहते हैं हर समय। अभी भी जो उनके बयान है उसमें वही आया है। तो जिस डील से बाहर निकलकर उसको खारिज करते रहे, उससे बेहतर डील, मतलब अब इसको डिकोड कैसे किया जाए, सवाल यह है कि उससे बेहतर डील क्या होगा, और वो डील जो ईरान माने। देखिए, इसमें जब ये 26 फरवरी को जो आखिरी राउंड हुआ था जिनेवा में, उस टाइम अब्बास अरक्ची ने एक 7.7 पेजेस का रिटन मसौदा उनको दिखाया था, स्टीव विटकॉफ को। और उस 7 पेजेस के मसौदे में उसमें कुछ एनेक्स्चर्स भी थे, जिसमें पूरा उन्होंने न्यूक्लियर के मामले में कमिटमेंट किया था। अगर ओमानी फॉरेन मिनिस्टर जो वहां मौजूद थे और यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो वो भी मौजूद थे, उनकी बात पे अगर यकीन करें तो ईरान जीरो इनरिचमेंट के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, जीरो इनरिचमेंट यहां तक आगे बढ़ गया था। और तो और उस डील में वो जो 7 पेज का मसौदा था, उसमें कुछ कमर्शियल डील्स भी थी अमेरिका से, जिसमें से एक जो थी वो 6% स्टेक देने की बात थी अमेरिकन कंपनीज को ईरानियन गैस रिजर्व्स में, ऑयल रिजर्व्स में। तो वो बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव डील ऑफर की थी। बात खराब हुई है इजराइल और अमेरिका के हमले से, बात खराब हुई है ईरानियन लीडरशिप को डिकैपिटेट करने से, बात खराब हुई है डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन और झूठ बोलने से। ठीक है, ईरान तो बहुत अच्छी एक डील दे रहा था। अब ऐसा लगता है, मैं इस बात पे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आज का ईरानियन जो सरकार है, जो लीडरशिप है, अगर वो एक स्टैंड ये ले ले कि जो आपने डील पहले की थी या जो 2015 की डील हुई थी जिनसे, वो लोग तो ऊपर पहुंच चुके हैं, उनको आपने मार दिया, अब हमसे आप नई बात करिए, तो ये स्टैंड गलत नहीं होगा। उसके बावजूद ईरान ने 26 फरवरी को बहुत अच्छी डील ऑफर की थी। तो ये सब, लेकिन होता क्या है कि ये ईरानियंस अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 कदम पीछे चले जाते हैं और एग्रेशन दिखाते हैं। देखिए, बार बार ईरानियंस 2 बातें कह रहे हैं। एक, हमारा देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, यानी विश्वास नहीं है हमें अमेरिकन के ऊपर कि वो जो आज कह रहे हैं वो कल उस पर कायम रहेंगे। दूसरा, जो उनका जो डर है कि अमेरिका ये नेगोशिएशंस में फंसा के हमें इसको लंबा खींचेगा, और जो हमें जो कंसेशंस फौरी तौर पे चाहिए, जिसमें अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। यही 2 चीजों की वजह से ईरानियंस अभी तक बातचीत पे कमिटमेंट देने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। जी। अब आखिरी सवाल कि क्या इसकी गुंजाइश आपको दिखती है? हालांकि दिखती नहीं है, जितना अमेरिका झेल चुका है 39 दिन की जंग में, दिखती नहीं है इसकी गुंजाइश। बट कि कल अगर सीज फायर एक्सटेंड ट्रंप ना करें और परसों से 22 तारीख से के बाद से फिर उसी तरह के जंगी हालात बन जाएं, इसकी गुंजाइश आपको दिखती है? देखिए, अगर ऐसा मौका आया, ऐसे अगर हालात बने, तो मुझे एक और सिचुएशन उभरती हुई नजर आ रही है। वो ये है कि गल्फ कंट्रीज इंक्रीजिंगली अब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनकी ज़मीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमले के लिए किया जाए। ऐसे कई इंडिकेशंस आ चुके हैं, ऐसे कई बयान आ चुके हैं। और अगर कोई ऐसा, और दूसरा, उनकी एपेटाइट, ये इस जंग को वो कतई इंटरेस्टेड नहीं है कि दोबारा ये जंग शुरू हो। तो ओवरऑल जो कहना चाहिए कि जो हालात हैं और जो सपोर्ट उनको 28 फरवरी का पे था या उसके पहले था, वो उतना सपोर्ट एलाइज का, मिडिल ईस्टर्न GCC एलाइज का वो सपोर्ट अब हासिल नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ में नहीं खड़े हैं। वो अब कतई नहीं चाहते कि उनकी टेरिटरी में मिसाइल या ड्रोन गिराए जाएं। वो लोग नॉर्मलसी चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए।
ठीक है, आइडियली तो वो ये चाहते हैं कि वो फ्री वहां पे वाटरवे था, उसको फ्री वाटरवे रहने दिया जाए, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज के लिए भी तैयार होंगे अगर वो कहें कि ईरान की बताई हुई शर्तों पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन जंग दोबारा शुरू करने के लिए वो कतई तैयार नहीं होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, डिप्लोमेसी, वो भी डिप्लोमेसी जैसी कन्वेंशनल सेंस में होती है वैसी डिप्लोमेसी, निगोशिएशंस जैसे होने चाहिए वैसे निगोशिएशंस। फॉक्स न्यूज या ट्रुथ सोशल के थ्रू निगोशिएशंस नहीं हो सकते, डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करते हैं, बहुत सारी बातें हमारे दर्शक भी सुनते होंगे, लगता होगा रिपीट हो रहा है, लेकिन चूंकि इतने दिन हो गए, 28 फरवरी से लगातार हम यही बात कर रहे हैं और अभी किसी नतीजे पर, अगर ये डील के लिए मीटिंग का ही अभी कोई प्रोग्राम नहीं आया है ईरान की तरफ से, तो बहुत तरह के सस्पेंस है। और जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईरान को अमेरिका पर कतई भरोसा नहीं है और ट्रंप के रवैये पर, इसलिए जब तक ये भरोसा जीतने की स्थिति अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं मिले तब तक मुश्किल है। और अमेरिकी नुमाइंदे, इस बीच जो जानकारी है, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। गर्दन पाकिस्तान की भी फंसी है क्या इसमें? शहबाज शरीफ और मुनीर ने कोई गारंटी दी होगी ट्रंप को? मुनीर तेहरान में बैठ के लौट गए, अब शहबाज शरीफ ने 40 मिनट बात की मसूद पेजिशकियन से परसों रात, कल ट्रंप से मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, दोनों ने बात की। और पाकिस्तान में जो सेरेना होटल है उसके सैकड़ों कमरे खाली करा दिए गए, वहां रेड जोन में आज छुट्टियां दे दी गई, वर्क फ्रॉम होम्स कर दिया गया, सब रास्ते जाम है। मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही कि 7 ग्लोब मास्टर उतर चुके हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी गाड़ियां आती है, सिक्योरिटी अपरेटस सब कुछ, वो एडवांस पार्टी और ये सब, और वो हो गए उसके 24 से 48 घंटे। तो पाकिस्तान भी फंसा है, मान मनोबल फुसलाना खुशामद कर रहा है कि आ जाओ ईरान किसी ढंग से, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो जाए, सॉरी पास हो जाए, कामयाब हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनकी रेपुटेशन, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है इस मीडिएशन में, और ये जानते हुए कि पाकिस्तान का उतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो अपनी बात मनवा सके किसी भी पार्टी से, ना तो ईरानियंस कोई तैयार होगा ना अमेरिका तैयार होगा। तो ये उनका काम सिर्फ मैसेजेस रिले करना है, थोड़ा बहुत परसुएशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें सऊदी अरेबिया का इसमें सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान को। तो वो जो एक पैरेलल ट्रैक है डिप्लोमेसी का, उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस डिप्लोमेटिक पुश के लिए थोड़ा सपोर्ट मिलता हो, वरना कुल मिला के पाकिस्तान अकेले खड़ा हुआ है और उसको ही झेलना है। तो ये उनकी रेपुटेशन, तो जाहिर बात है कि इट इज एट स्टेक। अजीत जी, ये बहुत कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस डिप्लोमेसी में। जी चलिए, तो इंतजार करते हैं, देखते हैं, जैसे ही कोई अपडेट, कोई जानकारी आएगी आपके जरिए, अपने YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।